2022 के महादंगल में हर दिन दिलचस्प होता जा रहा है मुकाबला। यूपी में चाचा और भतीजे के बीच की दूरियां चुनाव करीब आते ही कम होने लगी है। हालांकि ये माना जा रहा है कि इसकी खिचड़ी बहुत पहले से पक रही थी, लेकिन तकरीबन 5 साल पहले चाचा और भतीजे के बीच आई सियासी खटपट ने परिवार में भी दरार डाल दी। चाचा ने अपनी राहें भतीजे से अलग कर ली, लेकिन अब 5 साल बाद फिर से चुनाव सामने है और ऐसे में 5 साल बाद चाचा को भतीजा और भतीजे को चाचा याद आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव की, जो चुनाव से पहले सियासी खिचड़ी पक रही है। उसी पर हम आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। खबर तो यह है कि दोनों की चुनाव से पहले एक साथ आने की खबरें हैं। दोनों पार्टी मिल सकती हैं या फिर कुछ और होगा, देखिए। और हमारे योग साजिश कर रहे हैं, तो इतनी साजिशों का पर्दाफाश किया हम लोगों ने। इनके साथ भी निर्णय हम समाजवादी पार्टी के लिए ले लेंगे। ऐसे लोग आपके साथ कभी नहीं रह सकते जो आपको लड़ाई के समय पर धोखा दे रहे हो। और आप देख लेना 11 मार्च का रिजल्ट, और 11 मार्च रिजल्ट आने के बाद मैंने कहा आप तुम जिता लो, सरकार बना लो। हम पार्टी बनाएंगे 11 मार्च के बाद। 11 मार्च के बाद पार्टी बनाएंगे। कहते हैं सियासत में ना तो दोस्ती परमानेंट होती है और ना ही दुश्मनी। यहाँ तो सियासत में अदावत सगे चाचा और भतीजे के बीच थी, तो भला परिवार की अदावत कैसे परमानेंट रहने वाली थी? 5 साल पहले चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव में जो सियासी तकरार दोनों के लिए अलगाव लेकर आई थी, उस अलगाव को मिशन 2022 पाटने जा रहा है। हमने गैर भाजपा बात का नारा दिया है। हमने जितने भी लोग हैं जिनके पास जनाधार है पार्टियों के पास, सब लोग इकट्ठे हो गए। समाजवादी राह पर हम तो चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी, उसमें समाजवादी भी है। अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो सब लोग आओ, इकट्ठे हो। वैसे चाचा तो पहले से ही भतीजे को आवाज लगा रहे थे, लेकिन भतीजे की शर्त ही कुछ ऐसी थी कि मामला बन नहीं पा रहा था। गठबंधन तो मेरा खुला है। तो वो कह रहे हैं कि आपका वो वापस ले लेंगे, जो है निलंबन। तो वापस लेने की जरूरत क्या थी? दाखिला ही नहीं करते हैं, क्या जरूरत थी? मैंने तो बहुत मौके दिए। लेकिन अब मिशन 2022 से पहले मुलायम परिवार में जमी बर्फ पिघलने लगी है। चाचा और भतीजे के बीच खटपट 5 साल पहले शुरू हुई थी, जब अखिलेश यादव ने खुद को पार्टी का सर्वे सर्वा घोषित कर दिया था। तब शिवपाल यादव के सामने पार्टी छोड़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब मिशन 2022 के मद्देनजर दोनों के बीच नरमी दिख रही है। शिवपाल यादव जहां एक कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं, तो वहीं अखिलेश की तरफ से 2 कदम बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। नरमी दोनों ओर से दिख रही है, क्योंकि अब ना तो पहले की तरह अखिलेश शर्तों का बंधन लगा रहे हैं और ना ही शिवपाल। कहा तो ये भी जा रहा है कि चाचा और भतीजे के बीच सियासी खिचड़ी काफी पहले से पक रही है और अब मिशन 2022 से पहले इसका ऐलान बस रस्म अदायगी भर है। ये बीते 19 जून की तस्वीर है, जब सैफई में पारिवारिक शादी समारोह में अखिलेश और शिवपाल लंबे अरसे बाद एक मंच पर साथ नजर आए। इस फैमिली फोटो में एक और अखिलेश खड़े थे, दूसरी ओर शिवपाल, और दोनों के बीच की दूरियों को पाटने के लिए मुलायम कुर्सी पर विराजमान थे। इसी तस्वीर के सामने आने के बाद से कहा जाने लगा कि 2017 के चुनाव से पहले बिखरा मुलायम कुनबा 2022 से पहले एक साथ आ सकता है। देखिए, समाजवादी पार्टी में जो उथल पुथल हुई थी 4 साल पहले, उसके बाद से दोनों ही धड़ों ने, चाहे वो अखिलेश यादव के नेतृत्व में हो चाहे वो शिवपाल के, दोनों ने ये तो देख लिया कि वो पब्लिक के बीच में कितने पानी में हैं, कितनी मजबूती है, और अपने अपने दम पे वो अगर अकेले चुनाव लड़े तो वो कितनी हद तक जा सकते हैं। पंचायत चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी की इनिशियली लग रहा था कि जीत हुई, लेकिन बाद में चाहे किसी वजह से भी भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली, तो उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तैयारी की कमी या जो भी एक स्ट्रेटजी बनानी थी उसकी कमी तो नज़र आई। और ऐसा हो सकता है कि शिवपाल और अखिलेश साथ साथ होते तो ये कमी समाजवादी पार्टी को फेस न करनी पड़ती। इटावा में हुए पंचायत चुनावों ने पहले इस ओर इशारा कर दिया था कि चाचा और भतीजे के बीच कुछ न कुछ जरूर पक रहा है। एसपी के गढ़ इटावा में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने जबरदस्त जोर लगाया। सांसद से लेकर विधायक तक वहां प्रचार करने के लिए गए, लेकिन अखिलेश और शिवपाल के तालमेल के चलते बीजेपी को वहां कामयाबी नहीं मिली।
इटावा की 24 जिला पंचायत सदस्यों की सीटों पर चाचा और भतीजे के समीकरण ने कैसे गणित बदला, वो देखिए। शिवपाल अखिलेश के अंदरूनी गठजोड़ के चलते एसपी ने 9 सीटें जीती, चाचा शिवपाल की पीएसपी ने 8 सीटें जीती, बीएसपी को 1 सीट हासिल हुई और बीजेपी के खाते में भी सिर्फ 1 सीट ही आई। 5 सीटें निर्दलीय के खाते में गई। चाचा और भतीजे के कॉम्बिनेशन का सियासी लिटमस टेस्ट था जो ग्राउंड पर कामयाब साबित हुआ। माना जा रहा है कि इसी तालमेल को कामयाबी के बाद अखिलेश का चाचा को लेकर मूड पूरी तरह से बदल गया। जो अखिलेश कल तक चाचा की पार्टी के एसपी में विलय की बात करते थे, वो खुद चाचा की पार्टी के साथ गठबंधन को तैयार हो गए। शिवपाल सिंह जी, ये गठबंधन का दौर है। अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठबंधन किससे और कैसे कैसे होगा? अरे नीचे करो आप। अरे इंतजार करिए, समय आने पर आपको जानकारी होगी। अब शिवपाल चाचा की कोई शर्तें नहीं होंगी समाजवादी पार्टी में जाने के लिए? परिवर्तन मुझे लाना करना है, सामाजिक परिवर्तन इस देश में जरूरी है। दरअसल अखिलेश को शिवपाल के जाने के बाद से अब तक सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ा है। चाचा को किनारे लगाने के बाद 2017 में अखिलेश को यूपी की सत्ता गंवानी पड़ी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को करारी शिकस्त मिली। फिरोजाबाद, इटावा और बदायूं जैसी अपनी परंपरागत सीटों पर पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। खुद अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कन्नौज से हार गई। खुद मुलायम सिंह यादव भी मैनपुरी सीट से बेहद मामूली वोटों से जीत पाए। शिवपाल यादव भी समाजवादी पार्टी से अलग होकर न तो कोई करिश्मा दिखा पाए और न ही अपनी पार्टी की कोई बड़ी पहचान बना पाए। 2019 के लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद सीट से शिवपाल खुद भी हारे और एसपी से उम्मीदवार और अपने भतीजे अक्षय यादव को भी हरा गए। वक्त की जरूरत को चाचा ने भी समझा और भतीजे ने भी, और अब दोनों 2022 के लिए फिर से साथ आने की तैयारी कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात बीएसपी की। यूपी के रण में मायावती ने आज कैसे जीत का फॉर्मूला सेट किया। 2007 में मायावती ने दलित और ब्राह्मण कार्ड खेला था, इस बार भी मायावती ने यही दाव चला है। लेकिन यूपी के सियासी समीकरण क्या कहते हैं, मायावती का यह फॉर्मूला आज की तारीख में हिट होगा या नहीं, आइए दिखाते हैं आपको। माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे बीच में पधार चुकी है। ताली बजाकर स्वागत करने की कृपा करेंगे। ब्राह्मण समाज से भी यही उम्मीद करती हूँ कि इनको कितना परखोगे, कितना आजमाओगे। इनको आजमा लिया आपने 5 साल। अब इनको तिलांजलि देनी चाहिए और बीजेपी के बहकावे में ना आकर तो सन 2007 की तरह बीएसपी से इनको जुड़ना चाहिए। जैसे दलित लोग गुमराह नहीं होते हैं, बहकावे में नहीं आते, ऐसे इनको भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। मिशन 2022 के लिए बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने फिर वही दाव चल दिया है जिसकी काट 2007 में कोई भी सियासी दल ढूंढ नहीं पाया था। ये दाव है दलित प्लस ब्राह्मण के गठजोड़ का। इसी समीकरण की बदौलत 2007 में मायावती ने यूपी की सत्ता हासिल की और 2022 के लिए भी मायावती इसी फॉर्मूले को दोबारा परखने का मन बना चुकी हैं। जैसे सन 2007 में इन्होंने हमारी बात को माना और बीएसपी के साथ जुड़े, हमारी सरकार बनाने में पूरा इन्होंने सहयोग दिया, वोट भी दिया, तन मन धन से पूरा। लेकिन हमारी सरकार जब बनी तो हमने इनके हितों का हर मामले में हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा। लेकिन अब वो पछता रहे हैं, इनके बहकावे में आ गए। दलित लोग इनके बहकावे में नहीं आए। ब्राह्मणों को साधने के लिए मायावती की पार्टी बीएसपी अगले कुछ दिनों में 6 ब्राह्मण सम्मेलन करेगी। 23 जुलाई को ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत यूपी के अयोध्या से होगी। पहले चरण में 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लगातार 6 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन किए जाएंगे और इस सम्मेलन की जिम्मेदारी पार्टी में ब्राह्मण समाज के सबसे बड़े चेहरे सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई है। दरअसल यूपी में जातियों का सियासी समीकरण ऐसा है जिसमें ब्राह्मणों की भूमिका को कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। कहा जाता है कि यूपी में ब्राह्मण समाज जिस पार्टी को समर्थन करता है, सत्ता उसी पार्टी को हासिल होती है। 2007 के चुनाव में मायावती के ब्राह्मण दलितों के गठजोड़ का सोशल इंजीनियरिंग वाला फॉर्मूला आजमाया गया, जो बेहद कामयाब भी साबित हुआ। ताकतों के खिलाफ एकजुट करने की तरफ हमें ध्यान देना होगा। ब्राह्मण समाज को फिर से ये जागरूक करने के लिए
कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है। और इसका एहसास कराने व इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। दरअसल यूपी में ब्राह्मण वोटरों की आबादी 12% है, दलित वोटरों की आबादी करीब 21.5% है। इस कॉम्बिनेशन की बदौलत मायावती को 2007 के चुनाव में 30.43% वोट मिले थे और बीएसपी 403 में से 206 सीटों पर जीत के साथ यूपी की सत्ता पर काबिज हुई थी। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनावों में ब्राह्मणों का समर्थन बीजेपी को मिला और बीजेपी की झोली वोटों से भर गई, लेकिन इस बार के बदले हालात में कहा जा सकता है कि यूपी का ब्राह्मण समाज बीजेपी से नाराज चल रहा है। इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज तो बहुत ज़्यादा दुखी है, जिन्होंने पिछले विधानसभा आम चुनाव में बीजेपी के बहकावे में आकर इस पार्टी को बढ़ चढ़कर एक तरफा अपना वोट दिया था। ये ब्राह्मण समाज के लोग इनके बहकावे में आ गए। इन्होंने खूब साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल किए। इनके बहकावे में आकर तो बीजेपी को एक तरफा अपना वोट दिया और इनकी 5 साल के लिए सरकार बनाई। ऐसी चर्चाओं के बीच ही यूपी में बीजेपी ने कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल किया। अजय मिश्र टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई। बीजेपी के लिए ब्राह्मण वोटर क्यों जरूरी हैं? उसकी वजह समझिए। यूपी में ब्राह्मण वोटर करीब 12% हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल करते हुए कुल 312 सीटें जीती थी। इनमें से बीजेपी के 58 ब्राह्मण उम्मीदवारों को जीत मिली थी। तब योगी मंत्रिमंडल में कुल 9 ब्राह्मण विधायकों को मंत्री बनाया गया था। मतलब ये कि कोई भी सियासी पार्टी यूपी में ब्राह्मणों की अहमियत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। 15 साल बाद मायावती ने एक बार फिर वही फॉर्मूला आजमाया है जो यूपी की जमीन पर पूरी तरह से ट्राइड एंड टेस्टेड है। टीम न्यूज़ नेशन। यूपी में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए एसपी और बीएसपी अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं और इन सब के बीच यूपी में सुस्त पड़ी कांग्रेस में प्रियंका गांधी जान फूंकने की कोशिश में लगी हैं, क्योंकि विपक्ष कह रहा है प्रियंका गांधी के कैलेंडर और लिमिटेड टाइमिंग वाले दौरों से कांग्रेस का कुछ भला नहीं होने वाला, वो भी तब जब निकाय चुनाव में कांग्रेस करीब करीब साफ हो चुकी है। चुनाव तक 24 घंटे काम करने का अपना लक्ष्य बनाइए, रुकिए मत, डरिए मत। अभी कांग्रेस का तो उत्तर प्रदेश में कोई भविष्य नहीं है। 3 दिन के यूपी दौरे पर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक और मिशन 2022 के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा, तो दूसरी ओर सूबे की योगी सरकार पर हमलावर रही। लेकिन प्रियंका के 72 घंटे के दौरे को विरोधियों ने सियासी टूरिज्म बता दिया, तो प्रियंका ने इस बयान को आड़े हाथों ले लिया। प्रियंका ने कहा, मैं एक राजनीतिक पर्यटक नहीं हूँ, मैं नियमित रूप से यूपी आती रही हूँ। मुझे और मेरे भाई राहुल को गैर गंभीर राजनेता के रूप में दिखाने के लिए ये बीजेपी का प्रचार है और हम इससे डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी बार बार मेरे और राहुल के गंभीर राजनेता नहीं होने के बारे में एक मुद्दा बनाना चाहती है। प्रियंका गांधी कांग्रेस की यूपी की प्रभारी हैं। प्रियंका के सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि वो उस कांग्रेस पार्टी को जीवंत करने की कोशिश में लगी हैं जो फिलहाल यूपी में हाशिए पर पहुंच चुकी है। 3 दिनों के यूपी दौरे पर प्रियंका आई तो उनके निशाने पर हर वक्त बीजेपी और सीएम योगी ही रहे। चुनाव की तरफ इतना काम करेंगे कि सबको शर्मिंदा कर देंगे। प्रियंका की कोशिशों से लग रहा है कि यूपी के सियासी मैदान से बाहर हो चुकी कांग्रेस एक बार फिर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। ये अलग बात है कि प्रियंका एक और जान लगा रही हैं, तो दूसरी ओर पंचायत से लेकर जिला अध्यक्ष चुनावों में पार्टी खत्म होने की कगार पर है। यूपी के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव और ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस एक सीट भी नहीं जीत पाई। कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ रायबरेली में उसे ब्लॉक अध्यक्ष का प्रत्याशी नहीं मिल सका।
जिले के 18 ब्लॉकों में प्रमुख बनाने के लिए दूसरी पार्टियों के प्रत्याशियों को वॉकओवर दिया। देखिए, प्रियंका वाड्रा ये बताएं कि उनकी हालत क्या हुई वहाँ पर। उनका तो नाम लेवा भी नहीं है और ज़मीन उनकी सर चुकी है। अमेठी से राहुल गांधी का सफाया हो गया, रायबरेली से सोनिया गांधी का सफाया होने जा रहा है। उनके जो विधायक है ज़मीन पर रायबरेली में, वो तक विरोध में खड़े हैं वहाँ पर। तो ये तो उनको तय करना है कि वो यूपी में अपनी ज़मीन कैसे बचाएं, बनस्पत आरोप लगाने के। उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव के लिए प्रियंका तो फॉर्म में नजर आ रही हैं। पार्टी के लिए विधानसभा के संभावित प्रत्याशियों के नाम भी मांग रही हैं, लेकिन कांग्रेस कशमकश में फंसी हुई है। कशमकश की वजह ये बताई जा रही है कि प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस से मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकती हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस अगर प्रियंका को सीएम फेस नहीं बनाती है तो भी पार्टी उन्हीं के नेतृत्व में मैदान में उतरेगी। लेकिन कांग्रेस को इस बात का भी डर सता रहा है कि अगर चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई तो इसका सीधा असर प्रियंका गांधी की छवि और लोकप्रियता पर पड़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।